हाँ, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं केएल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। बीए सेकंड ईयर में अपने दो पेपर चलते हैं इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, और सेकंड पेपर है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ठीक है, तो आज फर्स्ट पेपर की अपन बात कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, यदि अपन अर्थशास्त्र की बात करें तो आरंभ में जब सभ्यता का विकास हुआ तो सारे सब्जेक्ट एक साथ ही पढ़े जाते थे, लेकिन जो जो विकास होता गया, ज्ञान का प्रसार होता गया, प्रत्येक विषय अलग अलग रूप में स्थापित होता गया। इकोनॉमिक्स की बात करें अपन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जन्मदाता की, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को अलग विषय के रूप में प्रतिपादित किया। ठीक है, फिर आगे बात करें अपन, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में। वो बांटा 1933 में नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर रेगनर फ्रिस। उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जैसे उपभोक्ता के उपभोग की समस्या है, फर्म के कीमत निर्धारण की समस्या है, यानी इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इससे कुल उत्पादन है, कुल रोजगार है, मुद्रा की मात्रा है, पूर्ति है, सामान्य कीमत स्तर है आदि। ठीक है, अब अपन बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े इतिहास की। यद्यपि आरंभ काल से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता रहा है। फिजियोक्रेट्स ले लो आप, वाणिज्यवाद ले लो आप, सभी अर्थशास्त्रियों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन पे जोर दिया। फिर भी यदि अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप से बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को मोटे रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहले पार्ट है परंपरावादी सिद्धांत, यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से लेते हैं अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो और जेबी से। ठीक है, इन्होंने आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सामूहिक दृष्टि से किया और ये मानते थे कि एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति पाई जाती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की बात करते थे और अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को बिल्कुल पूर्णतः नकारते थे, और उनका मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है, यानी पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। बेरोजगारी एक अल्पकालिक समस्या है। अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक ऐसी शक्तियाँ होती है कि वो अपने आप संतुलन स्थापित कर लेती है और दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार ही पाया जाता है। उनकी मान्यता थी मजदूरी, ब्याज की दर व कीमतों में लोचशीलता पाई जाती है। जेबीसी ने नियम दिया था, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यानी अर्थव्यवस्था में जितना भी माल उत्पादित होता है वो पूरा का पूरा बिक जाता है, इसलिए अति उत्पादन संभव नहीं है। अब अति उत्पादन संभव नहीं है तो बेरोजगारी भी संभव नहीं है। मान लीजिए किसी समय विशेष में अल्पकाल में यदि वस्तु की मांग कम हो जाती है तो मांग कम होगी तो कीमत भी कम होगी, उत्पादन कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। उस स्थिति में क्या है कि मजदूरी की दरें घट जाएगी, मजदूरी की दरें घटेगी तो श्रमिक की डिमांड बढ़ेगी, इस प्रकार से रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से दीर्घकाल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सारे मानते थे। ठीक है, ये एक भाग हुआ। दूसरा पार्ट है
केन्स का सिद्धांत दिया, केन्जियन थ्योरी। ये प्रमुख अर्थशास्त्री थे जॉन मेजार्ड केन्स। इन्होंने 1936 में एक फेमस किताब लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। उसमें केन्स ने परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की, ठीक है, और अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। केन्स कहता था कि पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में हर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जा सकती है। पूर्ण रोजगार तो एक तरह से आइडल स्थिति जिसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और उनका अनुभव था जो ये वो 1930 की विश्वव्यापी मंदी के ऊपर आधारित था। तो 1930 में क्या हुआ था कि संपूर्ण विश्व में मंदी छा गई थी, चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो केन्स कहता है कि यदि क्लासिकल इकोनॉमिक्स सही होता तो मंदी क्यों आती, जबकि उस समय क्या कि खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन लोग हैं जो भूख से मर रहे थे, कोयले के ढेर लगे हुए थे, बच्चे ठंड से मर रहे थे, उत्पादन खूब था, लेकिन लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं थी, पैसा नहीं था, क्योंकि वो बेरोजगार हो गए थे, इनकम सोर्स नहीं था, इसलिए वो क्रय नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, इसको अपन केन्जियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। केन्स कहता कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है कुल मांग में होने वाली कमी, यानी एग्रीगेट डिमांड में होने वाली कमी ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि कुल मांग को बढ़ा करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब कुल मांग भी 3 प्रकार की है केन्स के अकॉर्डिंग। एक तो उपभोग वस्तुओं की मांग, दूसरी पूंजीगत वस्तुओं की मांग, इसे इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कहते हैं, और तीसरी है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। केन्स कहता है केन्स की अल्पकाल में उपभोग स्थिर रहता है, इसलिए कुल मांग में वृद्धि का मुख्य रूप से कुल मांग को बढ़ाने का मुख्य स्रोत क्या होता है, निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि करके कुल मांग को बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं केन्स की क्योंकि मंदी के समय व्यापारियों के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती, इसलिए निजी निवेश भी नहीं बढ़ता, यानी मंदी के समय निजी निवेश बढ़ने की संभावना कम होती है। अतः फिर बचा कौन सा तीसरा पार्ट, सार्वजनिक व्यय। अतः मंदी के समय सरकार को आगे आकर के ये काम करना होगा और अपने सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए केन्स पहला अर्थशास्त्र है जिसने कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, और केन्स ही वो अर्थशास्त्र जिसने राजकोषीय नीति की वकालत की, और सरकार का ये हस्तक्षेप मुख्य रूप से राजकोषीय नीति में परिवर्तन करके ही करना होता है, ठीक है। तो ये था केन्जियन थ्योरीज, है ना। जो केन्स और इसके जो अनुयायी अर्थशास्त्री थे उन्होंने सार्वजनिक व्यय यानी राजकोषीय नीति, मैक्रो इकोनॉमिक्स में राजकोषीय नीति को अपनाने पे जोर दिया, ठीक है। और उनका तो यहाँ तक मानना था कि मंदी के समय सरकार को दिल खोल के पैसे खर्च करने चाहिए, ने सार्वजनिक महत्व की परिसंपत्तियों का निर्माण करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, पंचायतें बनानी चाहिए, रोड बनाने चाहिए, पुल बनाने चाहिए, बांध बनाने चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि संपूर्ण काम हो जाए, कोई काम नहीं भी बचे, है ना, तो खड्डे खोद कर ही भरवाना चाहिए, यानी कुल मिला के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया था पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग जिस तरह से पानी की पाइपलाइन होती है, उसमें प्रेशर कम आता है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, हेड पंप लगा करके उसको दबा करके पानी को खींचते हैं, उसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग। यानी कीमतों में वृद्धि के लिए पंप देना चाहिए, सार्वजनिक वे में वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है मौद्रिक सिद्धांत, उसके बाद में केन्जियन थ्योरी के बाद में आता है मौद्रिक सिद्धांत, मोनेटरिज्म। शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने केन्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसे मौद्रिक सिद्धांत
या न्यू क्लासिकल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये परंपरावादी सिद्धांत को भी कुछ मानता है। ठीक है, परंपरावादी सिद्धांत की तरफ ही एक तरह से जाने का प्रयास करता है। ठीक है, और वो कहता है किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप यानी राजकोषीय नीति से संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी ये किन्स की आलोचना करता है। और वो कहता है कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन से बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसने मुद्रा की पूर्ति के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मुद्रा की चलन गति स्थिर होती है, ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाएगी तो कुल मांग में वृद्धि होगी, और इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या है, उत्पादन तथा रोजगार में भी वृद्धि होगी, और दीर्घकाल में फिर पूर्ण क्लासिकल थ्योरी के अनुसार पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति आ जाती है। तो इस तरह से अल्पकाल में यदि बेरोजगारी होती है तो मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहिए, जिससे उत्पादन बढ़े, कीमतें बढ़े और रोजगार का स्तर बढ़े। ये फ्रीडमैन का मानना था। ठीक है, फिर चौथा सिद्धांत अपन बात करें विचारपूर्ण आशंसा का सिद्धांत या न्यू क्लासिकल थ्योरी, नव परंपरावादी सिद्धांत। ठीक है, ये 1960 के दशक के बाद में एक तरह से प्रतिपादित किया गया। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मुख्य रूप से प्रोफेसर मुथ। तो 1960 में एक लेख लिखा था उन्होंने, रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोफेसर लुकास तथा सॉर्जेंट ने भी इसको विकसित किया, और 1995 में प्रोफेसर लुकास को इस सिद्धांत के ऊपर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, विचारवान आशंसाएं भविष्य से संबंधित वे अनुमान हैं, यानी विचारवान आशंसाएं सिद्धांत में क्या, विचारवान आशंसाएं भविष्य से संबंधित वे अनुमान हैं जिन्हें लोग भूतकाल तथा वर्तमान में उपलब्ध समस्त सूचनाओं के आधार पर निर्धारित करते हैं। अर्थात विचारवान आशंसाओं सिद्धांत व्यवहार का वह सिद्धांत है जिसकी कि यह मान्यता है कि लोग भविष्य का अनुमान लगाने के समय भूतकाल और वर्तमान में उपलब्ध सभी उपयोगी सूचनाओं का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि नीति के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया नीति के ऐच्छिक प्रभावों को निष्क्रिय कर देती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार, यानी विचारवान आशंसाओं के आधार पर लोग क्या है, सरकारी नीतियों में किए जाने वाले परिवर्तनों के प्रभाव का सही अनुमान लगा लेते हैं और इस प्रकार के उपाय अपना लेते हैं जिसके कारण ये नीतियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यानी विचारवान आशंसा के सिद्धांत में क्या, लोग भविष्य के संदर्भ में अनुमान लगा लेते हैं, और उस अनुमान किससे लगाते हैं, भूतकाल और वर्तमान की उपलब्ध जो सूचनाएं होती है उसके अनुसार पे सटीक अनुमान लगाते हैं, और सरकार कोई नीति डिसाइड करती है तो उस नीति के खिलाफ वो उपाय अपना लेते हैं जिससे वो नीति निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, जिससे मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। तो इस प्रकार प्रोफेसर लुकास के अनुसार राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों का लागू नहीं होना विचारवान आशंसाओं का कारण है। ये मोटे रूप से अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इतिहास उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में